वेलकम एवरीवन। और आज के वीडियोस में जो हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं ये होगा आपका रीजनिंग से रिलेटेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ये सभी आपका एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पे क्वेश्चंस होगा जो कि आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी सीजीएल, जिसका डेट ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुका है। तो बेसिकली ये वीडियोस जो है आपका रिवीजन पर्पस का पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि आप कॉन्सेप्ट को अपना रिवाइज कर पाए। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच भी देखेंगे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जो इडिक्विटी का पैटर्न बेस्ड पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग के, तो जो क्वेश्चंस है वो आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल है और मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग स्मार्ट अप्रोच भी देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कम से कम टाइम में हम लोग यहाँ पे विथ 100% एक्यूरेसी क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोसेस इज रिटन एज EONPA प्रोजेक्ट इज रिटन एज EONPHR, हाउ इज अटेम्प्ट रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले वीडियोस में जो भी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन किए थे आपका एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक आपका कॉन्सेप्ट पे मैं बताया था कि आपका वॉवेल कॉन्सेप्ट और कॉन्सोनेंट कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ही फोकस किया गया है आपका एडिक्विटी पैटर्न पे। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चंस पे देखें, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे ये देखें तो क्या है आपका प्रोसेस है, देखो यहाँ पे PROCESSEONPAQQ। तो अगर हम P और E में देख रहे हैं तो काफ़ी यहाँ पे नंबर का गैप आ रहा है, R और O में भी काफ़ी नंबर का गैप आ रहा है, और ना ही आपका यहाँ पे अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट है, अपोजिट लेटर का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ बेसिक अप्रोच देखें प्रोसेस में, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, O है और E है, और E और O आपका जो वर्ड गिवन है उसी में लेटर से लिया गया है। तो और यहाँ पे हम ये देखें कि अगर O है और यहाँ पे E है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि E और O आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारे पास जो वॉवेल है वो क्या है, AEIOU। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें तो वॉवेल आपका क्या क्या है, E और O। तो जो ऐसा हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो वॉवेल है वो आपका कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। तो कॉन्सोनेंट में हम क्या देख रहे हैं कि आपका कौन कौन सा रह गया, यहाँ पे P रह गया, और यहाँ पे क्या है N, क्योंकि O और E को जो प्लेस है वो तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गया। अब P और N में देख रहे हैं तो दैट मीन्स KLMNOP, तो दो बैकवर्ड जा रहा है, दैट मीन्स दो पीछे की ओर काउंट हो रहा है, या आप सिंपल कह सकते हैं कि दो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू उसमें दो सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर R में हम देखें तो यहाँ पे भी आपका दो बैकवर्ड में जा रहा है। O का तो वॉवेल है, वो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट देख लिए। फिर C में देखो तो C में भी आपका दो बैकवर्ड जा रहा है। S में देखें तो S में भी आपका दो बैकवर्ड जा रहा है Q, और फिर आपका S में भी बैकवर्ड जा रहा है Q। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये जो लॉजिक अगर है तो दैट मीन्स जो हमारे पास अलग वर्ड है और भी दिया हुआ वर्ड है दैट इज़ प्रोजेक्ट, तो उसमें भी आपका सेम लॉजिक लगेगा। तो प्रोजेक्ट में क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, EONPHAR। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक यहाँ पे भी जो वॉवेल है प्रोजेक्ट में कौन कौन सा है, O और E, तो दैट मीन्स E और O, क्योंकि वॉवेल आपका क्या है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब देखो P में दो बैकवर्ड जाएंगे दैट इज़ N। ठीक है, फिर R में दो बैकवर्ड जाएंगे तो क्या हो गया P, फिर O में दो बैकवर्ड जाएंगे। अब देखो O में दो बैकवर्ड जा रहे हैं तो क्या यहाँ पे क्या आएगा, और E में, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, बैकवर्ड नहीं जाना है वॉवेल में। वॉवेल में क्या है हमें कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, तो O को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा O पे। फिर आ रहा है J में दो बैकवर्ड जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो GHIJ, दैट मीन्स H। ठीक है, E हो गया वॉवेल आपका। C में दो बैकवर्ड जाएंगे दैट इज A। फिर आ गया T में दो बैकवर्ड जाएंगे तो क्या आ जाएगा R। ठीक है, तो सेम लॉजिक के हमें यहाँ पे ये देखना है कि अटेम्प्ट का कोड क्या होगा। अब दैट मीन्स इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपका जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जो भी कोड यहाँ पे फॉलो हो रहा है, वो सेम कोड आपका यहाँ पे भी फॉलो होगा। दैट मीन्स अगर आपका दो वर्ड गिवन है और उसी के बेसिस पे हमें जो क्वेश्चंस में जो वर्ड गिवन है उसका हमें कोड फाइंड आउट करना होता है। तो देखो क्या है, अटेम्प्ट है। अब अटेम्प्ट में वॉवेल कितने हैं, दैट इज़ A और E।
तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो वॉवेल है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, तो ए और ई आ जाएगा। अब देखो ए और ई यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में सभी में है, तो दैट मीन्स ये काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक ही में रहता ऑप्शन में ए ई, तो हम ये ऑप्शन टिक कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ओ मतलब ए ई आपका सभी ऑप्शन में गिवन है। तो अब देखो क्या लॉजिक आ रहा है, जो कॉन्सोनेंट में है दैट मीन्स टी, तो अब बैकवर्ड जाएगा दो, तो आर, फिर टी दो बैकवर्ड जाएगा आर, ई तो आपका वॉवेल आ गया, एम में तो बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा के एल एम दैट मीन्स के, पी में दो बैकवर्ड जाएगा क्या हो जाएगा एन, ठीक है। फिर टी में आपका दो बैकवर्ड जाएगा तो क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए ई डबल आर के एन आर, तो ए ई आर डबल आर के एन आर। तो यहाँ पे लॉजिक हम लोगों ने क्या देखा इस क्वेश्चंस में, क्या जो लॉजिक फॉलो हो रहा था, लॉजिक फॉलो हो रहा था आपका वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। वॉवेल में क्या था आपका असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो हो रहा था, और कॉन्सोनेंट में हम लोग आप ये कह सकते हैं कि दो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे लेटर्स में या दो बैकवर्ड काउंट कर रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आपका क्या है कि स्टेटमेंट एजम्पशंस के क्वेश्चंस काफ़ी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पे। तो स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, द प्रिंसिपल अनाउंस दैट फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग मोबाइल फोन्स टू द कॉलेज। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ने अनाउंस किया दैट फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड, स्टूडेंट को अलाउ नहीं होगा मोबाइल फ़ोन्स लाना कॉलेज में। अब एजम्पशंस इसके क्या क्या, स्टूडेंट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स इन कॉलेज फॉर पर्पस अदर दैन स्टडीज़, ये आपका एजम्पशन 1 हो गया, और ये हो गया आपका एजम्पशन 2। रेस्ट्रिक्टिंग मोबाइल फ़ोन्स विल इम्प्रूव डिसिप्लिन इन द कॉलेज, अगर मोबाइल फ़ोन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कॉलेज में लाने के लिए तो दैट मीन्स वो इम्प्रूव करेगा डिसिप्लिन कॉलेज में। तो अब हमें क्या देखना है इसमें, क्या आपका इम्प्लिसिट मतलब एजम्पशन 1 भी इम्प्लिसिट है या 2 भी है या दोनों है या इसमें से दोनों नहीं है, ये आपका ऑप्शन गिवन है। तो देखो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट मीन्स स्टूडेंट यूज मोबाइल फोन्स इन द कॉलेज फॉर पर्पस, तो दैट मीन्स एजम्पशन 1 भी आपका इम्प्लिसिट होगा। क्यों होगा, बिकॉज अनलेस मोबाइल्स आर बीइंग मिसयूज्ड देयर इज़ नो नीड टू बैन देम। अगर स्टेटमेंट में ऐसा मेंशन नहीं हो रहा है कि ये आपका बैन नहीं किया गया, मतलब मिसयूज नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जब तक आप इसका मिसयूज नहीं हुआ है, अनलेस मोबाइल्स आर बीइंग मिसयूज्ड दैट मीन्स देयर इज़ नो नीड टू बैन देम, तब तक आप उससे बैन जो यहाँ पे एजम्पशन बताया जा रहा है, तो आपका एजम्पशन क्या हो गया 1 जो है इम्प्लिसिट नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स 1 ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ठीक। अब बात करते हैं एजम्पशन 2 की, रिस्ट्रिक्टिंग मोबाइल फोन्स विल इम्प्रूव डिसिप्लिन इन द कॉलेज। अब देखो ये जो डिसीजन है ना, ये क्या है कि ये आपका बेस्ड है बिलीफ पे, ठीक है, कि बैनिंग फोन्स विल हेल्प मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक। बेसिकली देखो जब भी आपका स्टेटमेंट और एजम्पशन में जो क्वेश्चंस आए, आपको इतना ही इसमें जानना है कि जो स्टेटमेंट है आपको उसी पे फोकस करना है। इसीलिए आपका यहाँ पे जो एजम्पशन 1 है वो भी इम्प्लिसिट है और जो एजम्पशन 2 है वो भी इम्प्लिसिट है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, बोथ एजम्पशन 1 एंड एजम्पशन 2 आर इम्प्लिसिट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, correct is coded as 42 and value is coded as 7. How is pattern written in that code language? तो देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या फोकस करना है कि जो आपका वर्ड गिवन है दैट मीन्स करेक्ट, इसको क्या कोड करके किया गया 42। तो सबसे पहले जो वर्ड है गिवन आपका करेक्ट, इसका हम अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू लिख लेंगे, और अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आपको याद रहना चाहिए क्योंकि अभी आपका जो एडिक्यूटिव पैटर्न पे हो रहा है, अगर आप A to Z का वैल्यू लिखने जाओगे तो दैट मीन्स वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा और क्वेश्चंस में भी आपका काफ़ी टाइम टेकिंग लगने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने बताया था कि आप अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू इस तरह से भी याद कर सकते हैं, दैट इज़ आई और आर का अगर हम देखें तो आई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 9, आर का 18। अब अपोजिट भी हम इसे याद कर सकते हैं, दैट मीन्स इंडियन रेलवे, ठीक है। तो अब देखो आई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 9, दैट मीन्स 9 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें तो 18। इसी तरह आप जी का भी याद कर सकते हैं, दैट मीन्स 7, या फिर आपको एक वर्ड याद रखना है दैट मीन्स ई। अब ई का देखो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 5, जे का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 10, ठीक है। ओ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 15, टी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 20, वाई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 25। तो दैट मीन्स अगर आप ये वर्ड याद रख रहे हैं EJOTY, तो आप बेसिकली मैक्सिमम अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आप याद रख पाएंगे।
तो देखो यहाँ पे क्या है, सी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या होता है 3, ओ का 15, आर का 18, फिर आर का 18, ई का 5, सी का 3 और टी का 20। आप T20 मैथ से भी याद कर सकते हैं। तो अब देखो अगर हम सबको ऐड करें तो कितना आ रहा है 15 प्लस 3 18, 18 और 18 आपका 36, ठीक है, फिर आपका 18। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि 42 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो दैट मीन्स सभी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का ऐड करने पे तो डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जो वॉवेल है करेक्ट में, तो करेक्ट में कौन कौन सा वॉवेल है, ओ है और ई है। तो ओ का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना हो गया 15 और ई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दैट इज़ 5। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। बाकी कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, सी, डबल आर, सी टी, यही हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो देखो सी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 3, आर का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 18, आर का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 18, सी का 3, टी का 20। अब अगर हम इस तीनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 9 प्लस 20, ठीक है। देखो 3 18 18 36 और 3 प्लस 3, अच्छा यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 6 6 12 3 1 4 42 प्लस 20, तो दैट मीन्स 62। अब हम जितना भी कॉन्सोनेंट यहाँ पे लेटर वर्ड में जो यहाँ पे लेटर्स थे, तो उसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का एडिशन करने पे और जो वॉवेल है इसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू का एडिशन करने के बाद ये दोनों को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 42, ठीक है। और हमारा यहाँ पे कोड क्या आ रहा है करेक्ट का 42। दैट मीन्स सेम वैल्यू आपका आना चाहिए, सेम लॉजिक फॉलो होना चाहिए वैल्यू का। दैट मीन्स वैल्यू का कोड क्या आ रहा है 7। तो अब वैल्यू के कोड पे अगर हम फोकस करें, दैट मीन्स VALUE, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कौन कौन से, मतलब यहाँ पे वॉवेल क्या है, तो आपका वॉवेल क्या क्या है AUE, और ए का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 1, यू का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 21, ई का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 5। तो दैट मीन्स इस तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू 27। इज दैट क्लियर। अब कॉन्सोनेंट इसमें कौन कौन सा बच गया VL, तो देखो V का यहाँ पे क्या हो गया अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 22 और L का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू क्या हो गया 12। तो दैट मीन्स 34 में अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो आपका वॉवेल का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आया है एडिशन करने पे, तो उसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7 आएगा। तो देखो कोड वैल्यू का यहाँ पे क्या हो गया 7, तो दैट मीन्स लॉजिक हमारा करेक्ट है। लॉजिक क्या है यहाँ पे, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ऑफ कॉन्सोनेंट माइनस अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ऑफ वॉवेल, तो आपका कोड आ जाएगा। अब हमें क्या पता करना है इसी तरह पैटर्न का, तो हमें क्या पता करना है पैटर्न का, तो देखो पैटर्न का क्या होगा PATT है ERN, ये हमारा वर्ड गिवन है। अब देखो इसमें वॉवेल कौन कौन सा है, दैट मीन्स A और E, तो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू A का 1, E का 5, तो दैट मीन्स 6, ठीक है। अब P का यहाँ पे क्या आ रहा है, P का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 16, T का 20, T का 20, R का 18 और N का 40। अब देखो इसको आपस में ऐड करो 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 14, तो 8 से 14, 14 4 18, 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। पैटर्न पूरा वर्ड गिवन है, क्योंकि देखो कभी क्या होता है ना कि पैटर्न में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो मिस्टेक हो, एग्जामिनर जान के इसमें क्या करता है कि एक टी ज़्यादा दे देगा या एक टी कम कर देगा। तो बेसिकली आपको वर्ड यहाँ पे देखना है पूरा, तो क्या है PATTERN, तो P का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 16, A का तो हमें ऑलरेडी हम लोगों ने वॉवेल में काउंट कर लिया है, T का 20, T का 20, R का 18, N का, तो देखो N का यहाँ पे बाय मिस्टेक क्या लिखा गया 14, यहाँ पे क्या होगा M का क्या होगा, तो देखो M और N। अब ये देखो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे काउंटिंग, यहाँ पे मैं एक और ट्रिक भी बता देता हूँ। ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू उसका 14 है या नहीं, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे पता होगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि M और N क्या अगर हम कैसे पता करेंगे बाय मिस्टेक, अगर यहाँ पे हम लोगों ने याद नहीं है और बाय मिस्टेक हम ये कह सकते हैं कि आप गलती करने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम हो जाएगा।
हमें पता है कि n का अपोजिट क्या होता है m। अब देखो दोनों का जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होगा ना, अपोजिट लेटर्स का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ये ऑलवेज इक्वल होगा 27 का। दैट मीन्स अगर n का 14 है तो दैट मीन्स m का 13 होगा अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू। अब इस दोनों का एडिशन कितना होगा 27। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों अपोजिट लेटर्स भी हैं। आप किसी में भी ले सकते हैं। दैट मीन्स h का अपोजिट लेटर्स होता है s, तो h का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 8। अब s का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 19, तो 19 + 8 27। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि n का भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू करेक्ट है हमारा। ठीक है, तो अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। यहाँ ऑलरेडी आ रहा था, तो 88 में अकॉर्डिंग टू लॉजिक जो हम लोग फॉलो कर रहे थे, तो दैट मीन्स 88 में -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 82। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया लॉजिक यहाँ पे क्या था? अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोगों ने बहुत सारा लॉजिक यहाँ पे देखा। एक तो आपका अपोजिट लेटर्स वाला लॉजिक देखा कि ऑलवेज अपोजिट लेटर्स का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू एडिशन किसके इक्वल होता है 27 का। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे कॉन्सोनेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ऑफ कॉन्सोनेंट फिर आपका एडिशन करने के बाद सब्ट्रैक्ट क्या करना है अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू ऑफ वॉवेल। ठीक है, एडिशन करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखो 84 है और यहाँ पे क्या है 16 है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखना है, अब देखो इसका तो मल्टीपल में आ नहीं रहा है 84, और अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 84 और 16 तो क्या है 8 - 4 दैट इज़ 4। तो 4 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो दैट मीन्स 16। ठीक है, तो क्या सेम लॉजिक यहाँ पे होगा? तो क्या हो रहा है 9 - 7 2, तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लॉजिक समझ में आया? बेसिकली देखो मैं इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि कम से कम वीडियो को शॉर्ट रख रहा हूँ, जिससे आपको रिवीजन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप वीडियोज़ को देखें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। Now move to the next question. In the following question, select the related number from the given alternatives. KL का आपका क्या दिया हुआ है 155, RD का आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो बेसिक अप्रोच अगर हम देखें तो K का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू कितना होता है 11, L का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 12। अब अगर हम 11 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा दैट मीन्स 132। तो ये लॉजिक आपका फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है 155 है। तो अब क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 12 का यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो दैट मीन्स कितना होता है 144। अब 144 में 11 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 155 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक आपका आर डी पे फॉलो करना है। आर का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 18, डी का अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू 4, तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16, तो 18 + 16 तो क्या आ गया 34 आया। ठीक है, यहाँ ऑप्शन लगता है आपका प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही। देखो यहाँ जो प्रीवियस क्वेश्चन का ऑप्शन है यही आपका टाइपिंग इशू हो गया है यहाँ पे, तो दैट मीन्स आपका सेम ही ऑप्शन आ गया है 3 2 4 5। बट जो बेसिकली आपका देखो लॉजिक यहाँ पे वो लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आर डी का आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है दैट इज़ 34। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो है प्रीवियस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आप ये देख सकते हो 3 2 4 5 एज इट इज़ आपका 3 2 4 5 भी यहाँ पे आ गया है टाइपिंग इशू कारण। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं जो लॉजिक था यहाँ पे क्या था कि जो सेकेंड लेटर है इसका जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है उसका स्क्वायर करके और जो फर्स्ट का यहाँ पे लेटर है उसका अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका स्टेनो वाले एग्ज़ाम जो है स्टेनो के एग्ज़ाम में ये कॉन्सेप्ट आपका और आपका सिलेक्शन फेज़ के एग्ज़ाम में भी यहाँ पे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसे एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सैलॉक्स का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है सम लॉबी इज़ बालकोनी। स्टेटमेंट 2 है आपका सम बालकोनी आर गैराज, ओनली ए फ्यू लॉबीज मार्केट। अब देखो ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह आपका कॉम्बिनेशन होता है सम और सम नॉट का।
दैट मीन्स अगर आपका ये कहा जा रहा है ओनली ए फ्यू ए इज़ बी, दैट मीन्स इसका क्या होगा, सम ए इज़ बी, सम ए इज़ नॉट बी। ठीक है, ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता दिया। अब चलो इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या कैसे सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स हम लोग जो भी सैलोक से क्वेश्चंस होते हैं हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबल वेन डायग्राम से। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या है, सम लॉबी इज़ बालकोनी, तो सम लॉबी इज़ बालकोनी, आप यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, सम बालकोनी आर गैरेज। ठीक है, तो एक ड्रॉ कर दिए। अब क्या दे रहा है, ओनली अ फ्यू लॉबी इज़ मार्केट। अब देखो ओनली अ फ्यू लॉबी इज़ मार्केट, सम लॉबीज बालकोनी में ड्रॉ कर दिया, सम बालकोनी और गैरेज ड्रॉ कर दिया, ओनली अ फ्यू लॉबीज मार्केट, ओनली अ फ्यू लॉबीज मार्केट। तो ओनली अ फ्यू लॉबीज मार्केट दैट मीन्स ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट किससे लग रहा है, लॉबी से थ्रू आपका मार्केट में जा रहा है। ठीक है, तो देखो सम लॉबी आर नॉट मार्केट, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, तो सम लॉबी आर नॉट मार्केट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे क्या था, कॉम्बिनेशन था सम और सम नॉट का। some garage being lobby is a possibility, some garage being lobby is a possibility। तो पॉसिबिलिटी का केस क्या होता है कि अगर 100% कन्फर्म नहीं है और पॉसिबिलिटी की केस लग रही है तो वहाँ पे ट्रू होता है, और अगर 100% कन्फर्म है फिर पॉसिबिलिटी अगर लगती है तो वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे ये पूछता सम बालकोनी और लॉबी इज़ ए पॉसिबिलिटी, तो ये फॉल्स हो जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं और ये ऑलरेडी कन्फर्म्ड है। ठीक है, तो बेसिकली देखो सम गराज बीइंग लॉबी इज़ ए पॉसिबिलिटी, सम गराज बीइंग लॉबी इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन लॉबी एंड गैराज। सो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, चांसेस है बट नॉट डेफिनेट, और यहीं पे पॉसिबिलिटी पूछा जा रहा है दैट मीन्स चांसेस, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, दैट मीन्स बोथ conclusion 1 and 2 follows is the correct answer, both conclusion 1 and 2 follows। now move to the next question। आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है आपके इस वीडियोज़ में। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ और जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस किए, ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, और एडिक्विटी पैटर्न के पे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपने अभी जो एग्ज़ाम हो चुका है इसका, दैट मीन सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम जो हो चुका है, उसमें भी आपने इंपॉर्टेंस देखा होगा जो आपका रीजनिंग में पैटर्न पूछा गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।